नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सावन है। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, हाइपो मतलब कम, थायराइडिज्म मतलब जो थायराइड ग्लैंड है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग जब नहीं होती, तो इस कंडीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जो मेन कोजेज जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे मेन कोज जैसे आता है आयोडीन डिफिशिएंसी। कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जैसे माउंटेन जैसे रीजन्स में आयोडीन बहुत कम मात्रा में जहाँ पे होता है, तो आयोडीन का काम क्या होता है, वो T3 T4 बनाने में हेल्प करता है। जो हमारी थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं T3 T4, इसकी जो फॉर्मेशन में आयोडीन का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आयोडीन ही हमारे खाने में हमारे डाइट में बहुत कम होगा तो T3 T4 बहुत कम बनेंगे, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं जैसे हेजिमोटो डिजीज और ग्रेव्स डिजीज। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सेल्स होते हैं हमारे, वो खुद की जो थायराइड ग्लैंड है उसकी सेल्स पे ही जाके उसको किल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से T3 T4 बनना कम हो जाता है। इसके अलावा जैसे कुछ इट्रोजेनिक कारण भी होते हैं जैसे कि रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन। जैसे किसी को थायराइड ग्लैंड में कुछ कैंसरस सेल्स वगैरह हैं, उसके लिए कोई रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन कुछ ट्रीटमेंट लेता है, तो उसकी वजह से भी जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी होती हैं जैसे कार्बिमेजोल, मैथिमेजोल, जिसको हाइपरथायराइडिज्म के लिए हम यूज करते हैं। इसके भी प्रोलॉन्ग्ड यूज की वजह से ये हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। और जैसे कार्डरोन एक टैबलेट होती है जिसको कार्डियक अरिथमियाज वगैरह में यूज करते हैं, तो उसके भी जब प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं तो वो भी रिसर्च में देखा गया है, स्टडीज में देखा गया है कि इसकी वजह से जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। और इसके बाद कुछ कंजेनाइटल डिजीज भी होती हैं जैसे थायराइड एप्लेजिया, जिसमें बच्चों में थायराइड ग्लैंड ही नहीं बनती, तो उसमें भी ये कंडीशन देखी जाती है। अब हम इसके सिम्टम्स में आए तो सिम्टम्स में क्या क्या मिलेगा। हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसका काम क्या है, बेसिकली उसका काम है मेटाबॉलिज्म का ज्यादा काम है। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सारी शरीर की कम होना स्टार्ट होंगी। हमें जनरलाइज वीकनेस होगा, फटीग होगा, किसी भी काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, भूख बहुत कम लगेगी बट वजन बढ़ेगा, ठीक है। और मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन, ठीक है, और इंसोम्निया, और साथ में हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, इरेगुलर मेंसेस, तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे। और जब मेटाबॉलिज्म ही बॉडी का बिगड़ जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एलएफटी है, एलएफटी भी डीरेंज होगा। एलएफटी डीरेंज होने की वजह से तो फैटी लिवर की तरफ ये प्रोग्रेस करेगा। और मेटाबॉलिज्म अगर इसको डिस्टर्ब करेगा ये हाइपोथायराइडिज्म, तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब की वजह से हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब होगा। फैट, हमारे जो फैट्स बढ़ेंगे, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इनकी मात्रा बढ़ेगी, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होगा, तो इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि जो हमारी हार्ट की नलियां हैं वहां पे भी फैट जमना, एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बीपी बढ़ना, हार्ट की दिक्कत होना, हार्ट अटैक आना, तो ये सारी सिम्टम्स आ सकते हैं। अब हमने कारण देख लिए, इसके सिम्टम्स देख लिए, तो अब हमें देखना है कि इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, टेस्ट क्या करवाने हैं, ठीक है। टेस्टों में जब हम आते हैं इसके, तो हमने यूजुअली सबने सुना है कि थायराइड प्रोफाइल, बट जो इसका एक्यूरेट अगर हमें करवाना चाहें तो फ्री T3, फ्री T4 और हमें अल्ट्रा सेंसिटिव TSH करवाना चाहिए, ठीक है। TSH के बारे में मैं बता दूं आपको, TSH को जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसको थायराइड ग्लैंड नहीं बनाती है, TSH को बनाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, TSH को बनाती है, जैसे नाम से इंडिकेट कर रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि T3 T4 को बनाए। जब हमारी बॉडी में T3 T4 कम होंगे तो थायराइड ग्लैंड में जब T3 T4 कम हुए तो ब्रेन को मैसेज जाएगा, पिट्यूटरी को मैसेज जाएगा कि वो ज्यादा TSH को बनाएगा। ज्यादा TSH बनेगा तो फिर वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि ज्यादा T3 T4 बने, ठीक है। तो जब हाइपोथायराइडिज्म होता है T3 T4 कम होगा और TSH बढ़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके बाद इसके जो टेस्ट होते हैं, इसमें फ्री T3, फ्री T4 और TSH, इसके अलावा एंटी TPO एंटीबॉडीज भी करवा सकते हैं ऑटोइम्यून डिजीज को रूल आउट करने के लिए। और इसकी जो हम फिर इसके डोज कैसे रखते हैं, डोज कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे किसी पेशेंट को हमें किस डोज से स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है। जैसे किसी पेशेंट का हमने टेस्ट करवाया थायराइड प्रोफाइल, फ्री T3, फ्री T4 और अल्ट्रा सेंसिटिव TSH,
TSH रेज्ड मिलेगा इसमें हमें हाइपोथायरॉयडिज्म में। और अगर फ्री T4 कम है तो हमें थायरोक्सिन स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। इन केस अगर TSH हमारा रेज्ड है, फ्री T4 नॉर्मल रेंज में है, और हमें इस कंडीशन में देखना है कि पेशेंट की एज कितनी है। अगर 65 से कम है तो हमें TSH की वैल्यू देखनी है। अगर 10 से ज्यादा है TSH तो हमें थायरोक्सिन स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर 4.5-5 से लेके 10 के बीच में है तो हमें कुछ और फैक्टर देखने हैं, जैसे एंटी TPO एंटीबॉडीज देखने हैं, गोइटर तो नहीं है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, या फिर उसको सारे फुल सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हाइपोथायरॉयडिज्म के। अगर इनमें से है कुछ तो हमें फिर भी थायरोक्सिन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर हमें लगे कि TSH का लेवल इंक्रीज है और फ्री T4 नॉर्मल है तो हम देखते हैं कि अगर एज 65 से ज्यादा है, पहले हमने देखा 65 से एज अगर कम है तो उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। अगर एज 65 से ज्यादा है तो उसके बारे में हम देखते हैं। अगर इसमें देखेंगे हम TSH के लेवल, अगर TSH के लेवल 4.5 से लेके 10 के बीच में है और एज 65 से ज्यादा है तो हमें थायरोक्सिन स्टार्ट करने की ऐसा कोई नीड नहीं है। अगर TSH 10 से ज्यादा है तो हम थायरोक्सिन स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसकी डोज कैसे एडजस्ट करते हैं? जो इसका डोज है 1.6 mcg पर kg पर डे, जो इसका फुल रिप्लेसमेंट डोज है। बट इसको हम अगर मतलब करके देखें करेक्ट तो 100 से 150 mcg पर डे बैठती है, ठीक है। बट इतनी डोज ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होती, तो हम पार्शियल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है तो उसमें एक तो उसके बारे में हम बताता हूँ मैं आपको। जैसे अगर किसी का TSH 4.5 to 8 है तो हम 25 माइक्रोग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं थायरोक्सिन की टैबलेट को। अगर 8 to 12 है तो हम 50 माइक्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर 12 से ज़्यादा है तो हमें 75 माइक्रोग्राम पर डे स्टार्ट करने चाहिए। और ये टैबलेट लेनी कब है, किस टाइम लेनी चाहिए? इसको सुबह खाली पेट लेना चाहिए, नाश्ता करने से आधा घंटा पहले, ठीक है। और क्योंकि उस टाइम इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में। और हम सोचते हैं कि इसको ना लें, इसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट होगा। इसका कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो बॉडी का हार्मोन बना रही थी थायरोक्सिन वो बॉडी में नहीं है, तो इसको हम बाहर से टैबलेट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? उसमें TSH के लेवल तो रेज्ड मिलेंगे बट फ्री T4 नॉर्मल मिलेगा। तो इसमें हमें कुछ कंडीशंस देखनी है, जैसे इसमें TSH के लेवल एटलीस्ट 3 महीने तक लगातार ज्यादा होने चाहिए। जब हम पेशेंट का मेजर करेंगे, उसके टेस्ट करा के देखेंगे, तो हम जब कंटिन्यू उसको फॉलो में रखेंगे तो 3 महीने तक उसके TSH लेवल देखेंगे। अगर 3 महीने तक उसके रेज्ड है तो हम उसमें फिर देखेंगे एज कितनी है, कोई कार्डियक डिजीज तो नहीं है। अगर एज उसकी 65 से कम है तो हम 12.5 माइक्रोग्राम उसकी स्टार्ट करेंगे थायरोक्सिन। अगर एज 65 से ज्यादा है तो हम उसको फिर अगर एज हमारी 65 से कम है तो हमें करनी है 25 माइक्रोग्राम स्टार्ट। अगर एज 65 से ज्यादा है तो हम 12.5 माइक्रोग्राम रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम फिर देखते हैं कोई कार्डियक डिजीज तो नहीं है। अगर कार्डियक डिजीज है तो उसकी फिर हमें 12.5 माइक्रोग्राम ही स्टार्ट करनी है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि टाइटर कैसे करते हैं, डोज को किस समय उसको कम करना है, किस समय डोज को बढ़ाना है। जब हम थायरोक्सिन स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट की तो हमें हर 2 महीने पे उसका फिर टेस्ट करवा के देखना चाहिए, फ्री T3 फ्री T4 और अल्ट्रासेंसिटिव TSH। अगर TSH के लेवल कम आ रहे हैं तो जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं कि किसी के पेशेंट की हमने 25 माइक्रोग्राम से स्टार्ट करी और हमने TSH करवा के देखा, उसका TSH कम आ रहा है, तो हम उसको 25 से 12.5 mcg यानी कि 12.5 माइक्रोग्राम पर लेके आ सकते हैं। अगर किसी का TSH बढ़ रहा है दवाई पे भी, जैसे किसी की हमने 12.5 माइक्रोग्राम पे स्टार्ट करी और उसका दोबारा TSH कराया और TSH बढ़ गया, तो हम उसको 12.5 से 25 माइक्रोग्राम तक लेके जा सकते हैं। और ऐसे करके 2-2 महीने बाद हम उसको टेस्ट करा के उसके डोज को अल्टर कर सकते हैं। एक बार इसकी जैसे डोज एडजस्ट हो जाए, हमें जो इसका टारगेट वैल्यू रखनी है TSH की वो 1 से 2 के बीच में रखनी है। यानी कि जो TSH की नॉर्मल रेंज होती है 0.5 to 4.5 या 5 तक जो हम मानते हैं इसको, तो इसकी जो हमें जब हम डोज टाइटर करेंगे, डोज एडजस्ट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमें 1 और 2 के बीच में रखनी है। वो इसके अकॉर्डिंग हमें डोज एडजस्ट करनी है। तो अगर एक बार डोज एडजस्ट हो जाए तो उसके बाद हमें 6 महीने में, 8 महीने में, फिर साल में ऐसे टेस्ट करवा के देखने हैं और डोज एडजस्ट करनी है, ठीक है। और इस के बारे में अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।